अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे 18th सेंचुरी लिटरेचर। 18th सेंचुरी लिटरेचर में दो एजेस हैं, एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ पोप जो है वो हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम एज ऑफ जॉनसन पढ़ेंगे, यानी 18th सेंचुरी में 1745 से लेकर 1789 तक का जो दौर है उसे कहते हैं एज ऑफ जॉनसन। तो इस वीडियो में हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन ये दोनों क्लासिकल एजेस हैं, लेकिन एज ऑफ जॉनसन में आके क्लासिसिज्म जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और उसकी जगह रोमांटिसिज्म जो है वो अरूज पकड़ना शुरू कर देती है। तो फिलहाल हम क्लासिकल एज में रहते हुए एज ऑफ जॉनसन को स्टडी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पोइट्री, प्रोज और उसके बाद नोवेल और ड्रामा। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, अलेक्जेंडर पोप के बाद सबसे बड़ा जो क्लासिकल लिटरेचर का सपोर्टर था वो था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसीलिए इस एज को सैमुअल जॉनसन के नाम से द एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। इस दौर की पोइट्री को क्लासिकल पोइट्री कहा जाता है, जिसमें इमोशंस और इमेजिनेशंस ज़्यादा नहीं पाए जाते थे और ये क्लोज्ड कपलेट में लिखी जाती थी, क्योंकि इस दौर के राइटर्स 2000 साल पहले के क्लासिकल राइटर्स को फॉलो किया करते थे। इसलिए इन्हें इन्हीं रूल्स के मुताबिक पोइट्री करनी होती, जैसे क्लासिकल राइटर्स किया करते थे। तो अगर आपको नहीं पता तो क्लोज्ड कपलेट ऐसे शेर को कहते हैं जिसकी एक लाइन में उस लाइन की सेंस ख़त्म हो जाए, यानी ऐसा ना हो कि वो लाइन अभी ख़त्म नहीं हुई और वो नीचे वाली लाइन पे मूव हो गई। इस तरह का जो कपलेट होता है इसे ओपन कपलेट कहा जाता है। तो जो क्लासिकल जो पोइट्री थी वो क्लोज्ड कपलेट में लिखी जाती थी। अब क्लासिकल राइटर्स जिस तरह पोइट्री किया करते थे उनके रूल्स बहुत सख्त हुआ करते थे, यानी ये पोइट्री को पूरे बैलेंस में लिखते थे, जिनमें राइम, रिदम या मीटर को ज़रा भी बिगड़ने नहीं देते थे। इस तरह इन रूल्स को फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता और राइटर्स अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे। ये चीज़ ख़त्म हुई अगली एज में, जिसे रोमांटिक एज कहा जाता है। इस एज में राइटर्स अपनी मर्जी से किसी भी तरह की पोइट्री कर सकते थे। इस दौर में काफ़ी सारे राइटर्स थे, जिनमें से फेमस हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जेम्स थॉमसन और टॉमस ग्रे। दोस्तों, जेम्स थॉमसन और टॉमस ग्रे की पोइट्री है तो क्लासिकल, मगर उनकी पोइट्री में रोमांटिसिज्म की एक झलक नज़र आती है, यानी उनकी पोइट्री इमोशंस और इमेजिनेशन से भरी होती है। इसलिए इन दोनों पोइट्स को प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक रिवाइवल भी कहा जाता है। सैमुअल जॉनसन के फेमस वर्क्स में शामिल है लंदन और इसके अलावा द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इसी तरह जेम्स थॉमसन के फेमस वर्क्स हैं सीजन्स और द कैसल ऑफ इंडोलेंस। और आखिर में टॉमस ग्रे के फेमस वर्क्स हैं एनालॉजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड और इसके अलावा द बार्ड। एलिजी कहते हैं मरसिए को, यानी अगर किसी के मरने के बाद उसकी याद में कुछ लिखा जाता है तो उसे एलिजी कहते हैं। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन शायर होने के साथ साथ प्रोज राइटर भी थे। जॉनसन ने अपनी गुर्बत और बीमारी में अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी गुजारी। इसका एक छोटा सा घर था जिसमें लंदन के सारे आर्टिस्ट, स्कॉलर्स और लिटरेरी मैन इकट्ठे हुए और इसे लिटरेचर के हवाले से अपना लीडर मान लिया। दोस्तों, प्रोज तो इससे पहले के राइटर्स भी लिखा करते थे, जैसे कि जॉन ड्राइडन, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील और जोनाथन स्विफ्ट वगैरह। लेकिन जॉनसन के प्रोज की ख़ास बात ये थी कि उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। जितने भी पहले राइटर्स थे वो प्रोज तो लिखते थे, मगर उन्होंने कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट नहीं किया जिसे दूसरे लोग फॉलो कर सकें। तो ये काम सैमुअल जॉनसन ने किया। जॉनसन के वेल नोन प्रोज में शामिल हैं डिक्शनरी और लाइव्स ऑफ पोइट्स। जॉनसन के अलावा इस दौर के फेमस प्रोज राइटर थे एडमंड बर्क और एडवर्ड गिबन। एडमंड बर्क एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे। जब अमेरिका इंग्लैंड से बगावत कर रहा था और इंग्लैंड इस बगावत को दबाने की कोशिश कर रहा था, इस वक्त बर्क ने दो स्पीचेस पार्लियामेंट में पेश की, जिनमें से एक का नाम है ऑन अमेरिकन टैक्सेशन और दूसरी है कॉन्सिलिएशन विद अमेरिका। और उसके बाद जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो एडमंड बर्क ने एक और स्पीच लिखी जिसका नाम है द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर हम बात करें एडवर्ड गिबन की तो उनका फेमस वर्क है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। तो दोस्तों, ये तो थी 18th सेंचुरी की पोइट्री और प्रोज। तो अब हम बात करेंगे नोवेल और ड्रामा की। दोस्तों, एज ऑफ जॉनसन में नोवेल बहुत ज़्यादा फेमस था
और सिर्फ एज ऑफ जॉनसन में ही नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर के दौर में भी नोवेल बहुत फेमस था। यानी पूरी 18th सेंचुरी में नोवेल की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और लोग नोवेल में ऑटोबायोग्राफी को पढ़ना पसंद करते थे। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं अपनी कहानी लिखना, यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद उसको बयान करने को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, जिसे उर्दू ज़ुबान में आप बीती कहा जाता है। दोस्तों, उस ज़माने में क्योंकि लोग ऑटोबायोग्राफीज़ को पसंद करते थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जॉन बुनियान और डेनियल डेफो ने। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने फ़िक्शनल ऑटोबायोग्राफीज़ लिखना शुरू कर दी। अब ये ज़रा बात समझने की है। फ़िक्शन का मतलब होता है इमेजिनरी, यानी ऐसी चीज़ जो हकीकत में हुई ही नहीं, उसको बस आपने ज़हन में इमेजिन कर लिया और कुछ लिख दिया। फ़िक्शनल ऑटोबायोग्राफीज़ का मतलब है कि ऐसे लोगों की कहानियाँ लिखना जो कभी थे ही नहीं। इसको समझाने का बेस्ट तरीका ये है कि आपने फ़िल्म्स देखी होंगी जिन्हें साइंस फ़िक्शन फ़िल्म्स कहा जाता है। उन्हें साइंस फ़िक्शन फ़िल्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि साइंस की उसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो हकीकत में इस दुनिया में मौजूद नहीं है, इसलिए उसे साइंस फ़िक्शन फ़िल्म कहा जाता है। मेरे ख़्याल से बात काफ़ी आगे निकल चुकी है, तो वापस नॉवल पे चलते हैं। एज ऑफ जॉनसन के जो फेमस नॉवलिस्ट हैं, उनमें शामिल हैं सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और ओलिवर गोल्डस्मिथ। 1740 में सैमुअल रिचर्डसन ने एक नोवेल लिखा जिसे फर्स्ट मॉडर्न नोवेल भी कहा जाता है। इसका नाम है पैमिला। और इसके अलावा रिचर्डसन का फेमस नोवेल है क्लैरिसा। अब बात करते हैं हेनरी फील्डिंग की। दोस्तों, हेनरी फील्डिंग इस दौर का बहुत बड़ा नाम है। हेनरी फील्डिंग ने जो अपना पहला नोवेल लिखा उसका नाम है जोसेफ एंड्रयूज़। ये नोवेल दरअसल जो सैमुअल रिचर्डसन का नोवेल है पैमिला, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए लिखा गया। इसके अलावा हेनरी फील्डिंग ने जो नोवेल लिखे उनमें शामिल हैं जोनाथन वाइल्ड और एमिलिया। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने सिर्फ एक ही नोवेल लिखा और इस नोवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में वन ऑफ द बेस्ट नोवेल कंसिडर किया जाता है। इसका नाम है द विकर ऑफ वेकफील्ड। 18th सेंचुरी में ड्रामा की हालत काफ़ी ख़राब थी और ये इतना ज़्यादा फेमस भी नहीं था। इसके फेमस ना होने की एक सबसे बड़ी वजह थी लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737। ये एक्ट पास करवाया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उसकी एक वजह ये थी कि उस ज़माने के जो ड्रामाटिस्ट थे, जैसे कि हेनरी फील्डिंग, ये लोग जब ड्रामा लिखते थे तो ये सेटिरिकल किस्म का होता था, यानी ये हुकूमत पर तनकीद किया करते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं थी कि कोई ड्रामाज में उन पर तनकीद करे, तो इसको रोकने के लिए उन्होंने सेंसरशिप लगा दी और एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जिसे लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 कहा जाता है। इस एक्ट का असर यह हुआ कि जब भी कोई राइटर ड्रामा लिखता तो उसका ड्रामा पब्लिश होने से पहले, यानी थिएटर पर आने से पहले, उसको सेंसर किया जाता। अगर उसमें कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें होती तो उसे बैन कर दिया जाता। तो यही वजह थी कि जो ड्रामाटिस्ट थे उस दौर के, उन्होंने ड्रामा लिखना छोड़ दिया और वो नोवेल की तरफ शिफ्ट हो गए। इस दौर में ड्रामा फेमस नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस दौर में ड्रामा लिखा नहीं गया। ओटवेज ने लिखा वेनस प्रिजर्व्ड, एडिसन ने लिखा कैटो और डॉक्टर जॉनसन ने लिखा आयरीन। एक शख्स था रिचर्ड ब्रिंसली। इसने 2 कॉमेडी ड्रामाज लिखे, जिनमें से एक का नाम है द राइवल्स और दूसरे का नाम है द स्कूल ऑफ स्कैंडल। दोस्तों, ये थी 18th सेंचुरी, जिसमें हमने पोइट्री, प्रोज, ड्रामा और नोवेल पढ़ा। अब जो अगली एज है वो है रोमांटिक एज। अब हम अगली वीडियो में रोमांटिक एज को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।